हेलो एवरीवन। आज इस सेशन के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं इनकम टैक्स में। जब न्यू एम्प्लॉयमेंट कोई कंसर्न कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है तो उसका भी इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलता है, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो आज इस सेशन में हम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ कवर अप करने वाले हैं, जो कि कवर्ड है आपके सेक्शन 80 डबल जे डबल ए में। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे किनको इसका बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन एलिजिबल हैं, किस तरीके की न्यू एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है या न्यू एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। आज इस सेशन में इस सेक्शन को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो क्यों आया ये सेक्शन, क्या मतलब है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 80 डबल जे ए डबल ए इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि जो न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है, ताकि एम्प्लॉयर्स को टाइम टू टाइम बेनिफिट मिले। और मेन फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो गया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए इन ऑल दी सेक्टर्स। तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं किया इसे, ऑल सेक्टर्स को ओपन डिडक्शन का ऑप्शन दिया। ठीक है, सो लेट्स रीड आउट, फिर उसके बाद हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 80 डबल जे ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड डिडक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू और additional employees. It is intended to encourage employer to hire new employees periodically. The main focus of this deduction to generate employment in all the sectors of the Indian economy. तो कौन कौन से ऐसे एसएससीज हैं जो एलिजिबल हैं। तो जो एसएससीज जिनको टैक्स ऑडिट के अंदर फॉल होना है, टैक्स ऑडिट हमारी कवर अप होती है सेक्शन 44 डबल ए बी में, उनको इंक्लूड किया गया लेकिन विथ सम एक्सक्लूजन ऑल्सो। सो द एसएससी मस्ट बी दी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी। बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन इन केस ऑफ बिजनेस, यानी इसका बेनिफिट बिजनेसेस को मिलेगा, प्रोफेशन को नहीं मिलने वाला। Business must not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. यानी कि बिजनेस तो है लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए कि जो स्प्लिट होके बना है ना, या रिकंस्ट्रक्शन की वजह से बना है। ठीक है, सो बिजनेस मस्ट नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। Business must not be acquired by way of transfer from any other person और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस तो कवर्ड है लेकिन ये दो तरीके के बिजनेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी ये दो तरीके के केस में अगर बिजनेस आता है और न्यू एम्प्लॉयज हायर होते हैं तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द एसएससी मस्ट फर्निश सीए रिपोर्ट इन फॉर्म 10DA बिफोर द टैक्स ऑडिट ड्यू डेट। ठीक है, तो एसएससी को ये जो रिपोर्ट है ये फर्निश करनी होगी। तो अगर हम देखें तो इन्होंने डायरेक्ट वे में एक सिंपल कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो बिजनेस को कवर अप किया, जिसमें से उन्होंने ये बता दिया कि भाई एसएससी को सीए की रिपोर्ट भी देनी होगी, लेकिन दो तरीके के बिजनेस को हटा भी दिया उस पर्टिकुलर बिजनेस की डिफिनीशन से। ठीक है, तो एसएससी हमें क्लियर हो चुका है, ये बेनिफिट बिजनेस को मिलने वाले हैं। कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि इन्हीं को मिलेंगे, एक वाइड टर्म यूज हुआ है बिजनेस को। ठीक है, कितना डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा जो कि एडिशनल एक डिडक्शन होगा 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट incurred in the previous year for 3 assessment year. डोंट वरी, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है इसे भी कवर अप करेंगे, एम्प्लॉय कौन से कवर होंगे ये भी कवर अप करेंगे। तो 30% डिडक्शन मिलेगा 3 साल तक, यानी 3 असेसमेंट ईयर। तो अगर आप कैलकुलेट कर लें तो प्रैक्टिकली 90% आपको बेनिफिट मिल जाएगा जो भी आपके एम्प्लॉय पे कॉस्ट इनकर हो रहा है। ठीक है, सो द एडिशनल डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट incurred in the previous year for 3 assessment year. The total benefit 90% including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided. यानी जिस साल में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की और पेमेंट एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गया, उसी साल से आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं टोटली 3 इयर्स तक। यानी मैक्सिमम डिडक्शन 90% आपको मिलेगा जो भी आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट इनकर हो रहा है। पीरियड कितना आया, पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 3 असेसमेंट ईयर। सो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 3 असेसमेंट ईयर starting from the year. Starting point is very important to take in care. So starting from the year in which employment is provided. ठीक है, सो कब से स्टार्ट हो रहा है हमने ये भी देख लिया। 30% मिलेगा, ये एक एडिशनल डिडक्शन है अगर किसी बिजनेस ने जो है प्लस उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट सीए की रिपोर्ट सबमिट करी है तो उन्हें इस
सेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है, बट दो तरीके के बिजनेस को एक्सक्लूड किया है। ऐसे आप पॉइंटर्स में भी इन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? अगर कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है तब क्या होगा, और कोई बिजनेस नया बिजनेस है तब क्या होगा? So in case of an existing business, the term additional employee cost refer to the cost of hiring more employees. टोटल एनॉर्मल्स पेड और पेबल टू न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल में अगर कोई जो आपने न्यू एम्प्लॉयज हायर किए हैं और उन पे जो भी आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो भी आप सैलरी या अदर कोई भी नेम से आप उसको बोल सकते हैं एमॉलमेंट्स में, वो आपका कवर अप होगा, ठीक है। इट वुड हाउ बी नील। अब ये नील कब कंसिडर किया जाएगा? इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज नॉट इंक्रीज्ड और एनॉलमेंट्स आर पेड इन नॉन बैंकिंग और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी आपने कैश में पेमेंट कर दी तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने टोटली आपके जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन हुआ, आपका नेट इफेक्ट जो आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वो लास्ट डे में अगर चेक किया तो वो इंक्रीज ही नहीं हुआ है, तब भी आपका जो है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में वो फॉल नहीं करेगा, आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब यही फर्स्ट ईयर है, तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ कंपनी द टर्म एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल एम्प्लॉयज। तो जो भी आपने नए एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है उसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा वो आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिफिनीशन में फॉल करेगा। तो अब इसको कंक्लूड कर सकते हैं दो पार्ट में। आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और एक नॉन एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में सोचते वक्त आपको ये दो एक्सक्लूजन रखने हैं। पहला एक्सक्लूजन कि अगर नेट इफेक्ट जीरो है तब भी नहीं मिलने वाला, और अगर नॉन बैंकिंग या नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हैं तब भी नहीं मिलेगा। तो अदर केस में आपको कितना मिल सकता है? जो भी टोटल अमाउंट आपने पेड करी है या पेबल करनी है वो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, उसका 30% एंड 30% एंड 30% 3 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा, ठीक है। और अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो भी आपने हायरिंग की है उसकी जो एडिशनल कॉस्ट इनकर हुई है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड कर ली, हम फिर प्रैक्टिकल्स को भी कवर अप करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन जब तक कोई अमेंडमेंट्स नहीं आते, कोई चेंजेस नहीं आते, तो वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सेम रहेंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपका चेंज होता जाएगा, और जब भी कोई अमेंडमेंट्स या अपडेट्स आएंगे हम उसे आप तक कन्वे करेंगे, ठीक है। सो एडिशनल एम्प्लॉय, बार बार ये वर्ड सुन रहे हैं एडिशनल एम्प्लॉय। सो हु आर दीज एडिशनल एम्प्लॉयज? सो एम्प्लॉयड थ्रू आउट द प्रीवियस year, very important point, throughout the previous year, and whose employment has the effect of raising the total number of employees employed by the company as of the previous year's last day। यानी कि अगर कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की और लास्ट डे तक उन्होंने सारी कैलकुलेशन की कि भाई माने हो सकता है 10 लोग को निकाला, फिर 20 लोग को रखा, फिर 4 लोग को निकाला, फिर 2 लोग को रखा, पूरे साल में कुछ भी स्टोरीज चल सकती है। कुछ लोग सेल्फ वॉलेंट्री रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है प्रीवियस ईयर का, वो टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। सो और वो एम्प्लॉयज जो हैं एम्प्लॉयड होने चाहिए थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, and whose employment has an effect of raising, that is increasing the total number of employees, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, किसको नहीं इंक्लूड किया? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को। देखिए आपके लॉ में पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नहीं मिलेगा, तो मे बी आप जो रेफरेंस बुक ले रहे हो, कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो और आपको वहाँ पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नहीं मिलेगी, तो आप वरीड नहीं होंगे, क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो है वो आपके केस का पार्ट है, केस स्टडी का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड किया है। और किस एम्प्लॉयज को नहीं इंक्लूड किया है एडिशनल एम्प्लॉय की डिफिनीशन में? जो 25,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं पर मंथ, ठीक है। सो एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन 25,000 पर मंथ। ऐसा क्यों किया भाई? इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा खासा पे कर रही है, तो उसको तो इस बेनिफिट की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक तरीके से एक जो है मिडिल बिजनेसेस, एक मेडिक्योर, एक मीडियम साइज और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट और कौन से एम्प्लॉयज है? एम्प्लॉय फॉर होम द गवर्नमेंट पेज दी कंप्लीट पेमेंट अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। सो इन केस में ये जो पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज ये जो कवर है, ये भी आपकी एम्प्लॉय की डिफिनीशन में नहीं आएंगे, ठीक है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है नहीं आएंगे, ठीक है। और जिनके लिए सरकार कंप्लीट पेमेंट कर रही है पेंशन स्कीम की, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉय हु वर्कड फॉर फ्यूअर देन 240 डेज, यानी जिन्होंने 240 दिन से कम काम किया है। आप बोलेंगे अब 240 दिन किया है, मेरा मन ये है कि मैं आपको बोल दूं 240 दिन किया है, तो वो इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है?
fewer than 240 days. 150 days for the business of manufacturing of apparel or footwear or leather products. तो जो ये थ्री सेक्टर्स हैं, अपीरल सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर एंड लेदर सेक्टर, इन प्रोडक्ट्स के केस में 150 डेज से कम की बारी हो रही है और अदरवाइज 240 डेज की बात हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जो इंक्लूड नहीं होने वाले इस बेनिफिट में, वो है एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव द पीएफ अकाउंट, ठीक है। तो यानी अगर हम कंक्लूड करें तो ये 5 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ को हटा दें, तो बाकी जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और एडिशनल कॉस्ट हो रहा है और नेट इफेक्ट कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को इंक्रीमेंट हो रहा है, रेजिंग दिख रही है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, तो उसका बेनिफिट इन्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब एडिशनल एम्प्लॉयज़ हमने डिफिनीशन पहले चेक करनी है, फिर चेक करनी है कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम बैकवर्ड चेक करेंगे जब भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो आपने पहले देखना है भाई वो एडिशनल, पहले तो बिजनेस देखना है कि उस बिजनेस को ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर देखना है क्या वो एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो चैप्टर क्लोज, अगर आ रहे हैं तो हमें एम्प्लॉय की कॉस्ट देखनी है, और जो भी कॉस्ट आप इस प्रोविजन की मदद से निकालेंगे उसका आपने 3 साल तक बेनिफिट लेना है, 30%, 30% एंड 30%, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, एसएससी, सेकेंड में एम्प्लॉयज एंड थर्ड में एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड देन आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आपको सोचना किस तरीके से है, ठीक है। और जिस तरीके से आप अभी पढ़ेंगे और 24 घंटे के अंदर इसको रिवाइज करेंगे, उसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सोचना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। लास्ट जो मीनिंग है एमोलमेंट्स की है एनी सम, क्योंकि कई बार ना नाम का ट्विस्ट हो जाता है तो केसेस लड़ते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, ट्राइब्यूनल तक केस जाते हैं ना। सो एनी सम यूज हो गया, एनी सम पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा था सैलरी चैप्टर के अंदर, और सैलरी किसको दी जाती है ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन इस डिफिनीशन से दो कैटेगरी को बाहर रखा गया है, कौन सी, एनी कंट्रीब्यूशन, any contribution paid or payable by the employer to any pension fund, provident fund, or any other fund for the benefit of employee under the law for the time being in force। यानी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और अदर फंड्स के जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनी लमसम पेमेंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस or superannuation or VRS, that is voluntary retirement, such as gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retrenchment benefits, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड अलाइक, ठीक है। तो जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो टर्मिनेशन सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं, है ना, वो भी आपके एनरोलमेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो जो भी सम पेड हो रहा है, लाइक बेसिक सैलरी हो गई, बोनस हो गया, डीए हो गया, है ना, और भी तरीके की जो चीज़ें हो गई, है ना, वो इंक्लूड हो जाएंगी। बट जो कंट्रीब्यूशन पे या पेबल कौन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, ये ध्यान देंगे, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, चाहे वो पेंशन फंड में हो, प्रोविडेंट फंड में हो या किसी भी फंड में हो। और किसको एक्सक्लूड किया गया, लमसम में जो पेमेंट होती है टर्मिनेशन के टाइम में, जैसे कि हमारा वीआरएस हो, सुपर एनुएशन हो, ग्रेचुटी हो, लीव सैलरी हो, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन हो, पेंशन स्कीम, है ना। तो इन सारी कैटेगरीज को एक्सक्लूड रखा गया है ना, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से ऑलरेडी बेनिफिट दे रही है ना। तो हम डबल बेनिफिट नहीं देते हैं, हमने ऑलरेडी बार बार समझा, इनकम टैक्स आपको एक ही बार बेनिफिट देगा, किसी भी चीज़ का मल्टीपल बेनिफिट नहीं देगा, इसीलिए ये एक्सक्लूजन्स आए हैं, क्लियर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपने बोला भाई कि एम्प्लॉय ने हो सकता है कि वो उसने ईयर एंड होने से कुछ ही समय पहले ज्वाइन किया हो और उसकी नंबर ऑफ डेज लेस हो रहे हैं 240 या 150 डेज रिस्पेक्टिवली बोथ ऑफ द केसेस में, तब क्या होगा, तब हम चेक करेंगे नेक्स्ट ईयर में, हमारा सक्सीडिंग ईयर में, यानी एकदम इमीडिएट नेक्स्ट ईयर्स में, और उसमें 240 और 150 से ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से जो है इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। If an employee is employed during the previous year for less than 240 days or 150 days, as case may be, but is employed for period of 240 days or 150 days, as case may be, in the immediately succeeding year. It's very important to take care, it's an immediate succeeding year.
he or she shall deem to have been employed in the succeeding year. तो benefit कब से मिलेगा? Succeeding year से. So the employer would be entitled to the deduction of 30% of additional employee cost of such employees for 3 years from the succeeding year. तो अगर अब हम कंक्लूजन करें तो हमें कैसे देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि भाई जो हमारा एम्प्लॉई है, एडिशनल एम्प्लॉई, हमें उसे चेक करना है, ठीक है? उसके बाद हमें चेक करना है एमोलमेंट्स की डिफिनीशन में कौन-कौन फॉल हो रहा है, ठीक है? तो हमने जब एम्प्लॉयी चेक किया, तो हमने यहाँ पे 240 और 150 डेज़ की कंडीशन भी साथ में ही चेक करनी है। अगर मीट हो रही है, तब तो वो एम्प्लॉयी में आ गया और हम आगे सोच सकेंगे, और अगर नहीं आया, तो हमें आगे सोचना ही नहीं है ना? सो 240 एंड 150 को आपको साथ-साथ में सोच के चलना है। तो आपने पहले चेक किया अपना एडिशनल एम्प्लॉयी, फिर आपने चेक किया एमोलमेंट्स की डिफिनीशन में कौन-कौन सी चीज़ें फॉल हो रही हैं। आपने टोटल अमाउंट निकाली, फिर उसके बाद आपने देख लिया एडिशनल एम्प्लॉयी कॉस्ट में आपने क्या रखना है। न्यू बिज़नेस है या ओल्ड बिज़नेस है, आपको अकॉर्डिंगली कॉस्ट फिक्स करनी है। उसके बाद आपको डिडक्शन क्लेम करना है, चाहे आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स हो या सक्सीडिंग ईयर हो, डिपेंड आपका 240 डेज़ एंड 150 डेज़ का क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है। और आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो सोचना भी कैसे है, ये भी आपको साथ में अब काम करना चाहिए कि आपको कैसे थॉट प्रोसेस अपनी एक्सेस करनी है, और ये विद प्रैक्टिस आता है। आप इसे कहीं रट नहीं सकते, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप विद प्रैक्टिस, मैं आपको गाइड करती जाऊँगी विद सेशंस, ताकि आप सोचना भी सीखें। लेकिन ये हर एक स्टूडेंट का वैरी भी करता है, बिकॉज़ सबका माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है। तो आप इसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी, कोई सपोर्ट भी चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ और नया सीखने को मिला हो, कुछ आइडियाज़ भी मिले हों, कुछ ट्रिक्स भी मिला हो कि टेक्स्ट को हम और ईज़ी कैसे कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट सेक्शंस को कैसे स्प्लिट करके उसे माइंड में सेटल कर सकते हैं, इसे भी हम और प्रैक्टिस करेंगे विद कमिंग सेशन, ठीक है? क्योंकि हम सेशंस को टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं, प्लस अगर कोई अमेंडमेंट्स या चेंजेस आए, उसे भी आप तक शेयर करेंगे, और न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल अप्रोच एंड केस स्टडीज़ को भी कवर अप करेंगे। और जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आता, आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है, तो आप जिस भी ईयर में इसे देख रहे हैं, आप इसे डेफिनिटली एग्जीक्यूट करें। और अगर प्रैक्टिकल में या न्यूमेरिकल में कोई भी चेंज आता है, कोई अपडेट होता है, तो उसे हम लिंक में आपको शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है? सो आई बिलीव इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो, तो डू शेयर योर वर्ड्स एंड कीप पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।